सतत प्रवाह किसे कहेंगे? जैसे हमारी पृथ्वी पर जब से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, हवाएं चल रही हैं, पर्यावरण है, तो हवाएं सतत रूप से प्रवाहित हो रही हैं और जब तक इस पृथ्वी का अस्तित्व है तब तक ये अनवरत रूप से सतत रूप से प्रवाहित होती रहेंगी, सतत रूप से हमें मिलती रहेंगी। तो ये सभी जो हैं वो सतत प्रवाह संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसी में हम देखेंगे बायोटिक। तो बायोटिक में हम क्या कहें, जैसे वनस्पतियां हैं, है ना, वनस्पति है या जो और जीव हैं, जैसे कि वनस्पति कोई एक वृक्ष है, उसके बीज से और फिर से कई पौधे जो हैं वो उग सकते हैं या उगाए जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रिन्यूएबल है, फिर से बन सकते हैं, फिर से पुनः इनका निर्माण हो सकता है। आप हो सकता है आप एक पेड़ को काट दें या कई हजार पेड़ों को काट दें, लेकिन हम उसके बदले उन वृक्षों के, उन पेड़ों के बीज से हम कई हजार वृक्ष जो हैं वो फिर से लगा सकते हैं। एक जो जंतु है, उस जंतु से हम कई और जंतु जो हैं वो पैदा कर सकते हैं। एक मनुष्य है, आप मुझे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरे ही जैसे जो है और कई मनुष्य जो हैं वो आप पैदा कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो बायोटिक हो गया, सतत प्रवाह जो हमेशा मिलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। और बायोटिक में हम देखेंगे कि जो प्राणी जगत की हमने बात की ना अभी, कि भाई वनस्पति आप एक वृक्ष से उसके बीज से कई वृक्ष जो हैं वो उगा सकते हैं। एक वृक्ष को काट देने से ऐसा नहीं है कि वन संसाधन या वनस्पति संसाधन जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आप एक मनुष्य यदि नहीं रहा तो ऐसा नहीं है कि कोई मानव संसाधन ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम उस एक मनुष्य के बदले और कई मनुष्य जो हैं वो पैदा हो सकते हैं और उस एक वृक्ष के बीच से और ऐसे ही कई वृक्ष जो हैं वो पैदा उत्पन्न किए जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा अंतर है और आपको समझना भी होगा इसे, कि हम एक वृक्ष के बीच से कई वृक्ष जो हैं वो उत्पन्न तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उस वृक्ष की प्रजाति को ही नष्ट कर दें तब उस वन संसाधन या उस प्रजाति रूपी संसाधन को फिर से नहीं बनाया जा सकता, फिर से नहीं लाया जा सकता। आप किसी एक मनुष्य की प्रजाति को ही अगर पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं तो वो प्रजाति फिर से नहीं लाई जा सकती। हाँ, किसी एक वृक्ष या एक प्राणी के ख़त्म हो जाने से वो पूरा संसाधन नष्ट नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा अंतर है, इसे आपको समझना होगा। अब अनवीकरणीय देखते हैं, ऐसे संसाधन जो फिर से नहीं बनाए जा सकते। देखिए, संसाधन जो होते हैं वो तो कभी भी हम समाप्यता के आधार पर कह रहे हैं, लेकिन संसाधन कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, है ना। लेकिन समाप्त इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बार जो अनवीकरणीय संसाधन है जो फिर से नहीं बनाए जा सकते, ख़त्म हो जाते हैं, उन संसाधनों को बनने में ही इतने लाखों और करोड़ों वर्ष लग जाते हैं कि फिर वो हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन में भी हम दो देखते हैं। पहला है पुनः चक्री। पुनः चक्री में हम देखेंगे कि कोई एक धातु है, जैसे सोना है या किसी भी प्रकार की जो धातु है, यदि जैसे सोने की हमने कोई एक ज्वेलरी बनाई, तो उस सोने का हमने प्रयोग तो कर लिया कि किसी भी प्रकार की ज्वेलरी बना ली, और हम उसे पुनः चक्रीय करके मतलब उसे हम फिर से उस ज्वेलरी को मेल्ट करके और कोई दूसरा रूप दे सकते हैं। तो एक जो संसाधन होता है अनवीकरणीय में, वो पुनः चक्रीय होता है। या हम किसी भी धातु की भी बात करें तो वो धातु जो है वो पुनः चक्रीय हो सकते हैं। पुनः चक्री के द्वारा हम उसे रिसाइकल करके फिर से उपयोग कर सकते हैं। फिर से बना तो नहीं सकते, एक बार सोना ख़त्म हो गया तो हम फिर से सोना नहीं ला सकते, लेकिन एक बार यदि हमने उसे दूसरे उपयोग में ले लिया है तो उसे रिसाइकल करके हम उसे फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन और दूसरा जो है वो आपका जैसे कोयला है, या हम पेट्रोलियम की बात करें तो जैसे पेट्रोल है, आप एक बार यदि 1 लीटर पेट्रोल को अपनी बाइक में यूज़ कर लेते हैं अपने घर से मार्केट जाने के लिए, तो उस पेट्रोल को आपने धुएं में उड़ा दिया।
अब वो पेट्रोल वापस नहीं आएगा। एक बार जो उतना पेट्रोल खत्म हो गया तो हम उसे फिर से नहीं बना सकते, फिर से नहीं ला सकते। तो ये हो गए आपके अनवीकरणीय संसाधन। इसमें एक ये है जो हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो वो पूरा ख़त्म हो गया, हम उसे फिर से नहीं ला सकते, और उसमें कुछ जो है धातुएं जैसे होती हैं तो उसे हम रिसाइकल करके फिर से उपयोग में ला सकते हैं, पुनः चक्रीय कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं उसमें से कुछ जो हैं वो जो अपने आप नहीं बन सकते उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कह रहे हैं। और इसी में हम देखते हैं जो विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, खनिज संसाधन, जैसे लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क से हम लगातार खनन कार्य करके उस स्थान से, उस धरातल से जब हम पूरे अयस्क को निकाल लेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ से अयस्क जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, वो अपने आप फिर से वहाँ पर अयस्क का निर्माण नहीं होगा। ये हम कहें कि जितने समय पे अयस्क का निर्माण होगा वो बहुत कई करोड़ों वर्ष उसमें लग जाएंगे। और इसी कारण हम देखते हैं कि बहुत सारी खदानें भी जो हैं, खनिज जहाँ से खनन कार्य किया जाता है, चूँकि वहाँ पर पूरी तरह से उपस्थित जो अयस्क हैं उनका प्रयोग कर लिया गया है, वहाँ पर खनन कार्य के द्वारा वहाँ से खनिजों को निकाल लिया गया है, इसीलिए बहुत सारी खदानें जो हैं वो अब बंद हो गई हैं, समाप्त होने की स्थिति में है, वहाँ पर खनिजों की जो मात्रा है वो। और इसी में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का दल्ली राजहरा, वहाँ पर भी जो लौह अयस्क की खदान है वो अब बंद हो गई है, क्योंकि वहाँ उस खदान से अब पूरी तरह से लौह अयस्क को निकाला जा चुका है। अब इसी में हम देखते हैं, जैसे पेट्रोलियम हमने कहा था कि भाई आप 1 किलोमीटर जाते हैं और उतने में आपने जितना पेट्रोल धुएं में उड़ा दिया तो उस पेट्रोल को फिर से नहीं बनाया जा सकता। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि पेट्रोलियम या कोयला जो है, ये जितने भी खनिज संसाधन जो हैं ये हमारे, या शक्ति के संसाधनों की हम बात करें, ये बहुत सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं और इनका बहुत सोच समझकर विवेकपूर्ण प्रयोग जो है वो हमको करना होगा। ज़रूरत हो तभी हम इनका प्रयोग करें, इन्हें बहुत ज़्यादा वेस्ट ना करें, या इनका एक सब्स्टिट्यूट भी, एक विकल्प भी हमें ढूंढ कर रखना होगा। जैसे हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, उसमें उस संदर्भ में हम कोयले और पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में हमें पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा का विकल्प ढूंढ कर रखना होगा, और इनका उपयोग भी जो है वो बहुत विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना होगा। नहीं तो हमें पता है कि पेट्रोलियम भी जो है, जिस मात्रा से इसकी कमी देखी जा रही है, और आप वर्तमान में भी देख रहे हैं कि जिस स्पीड से इसकी जो दर है, इनका मूल्य जो है, पेट्रोल का मूल्य बढ़ता जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो आम इंसान की पहुंच से भी बहुत दूर हो जाएगा। तो हमारी समझदारी इसी में है कि हम इन संसाधनों को बहुत सोच समझ कर जो है वो प्रयोग करें। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ना भाई कि सोना है, सोना को हमने प्रयोग कर लिया, फिर मेल्ट करके हम फिर से दूसरे प्रयोग में ले आए, लेकिन जब वो पूरा ख़त्म हो जाएगा तो हम उसे फिर से नहीं बना सकते। जैसे बॉक्साइट है, बॉक्साइट से हमने एल्यूमिनियम बना लिया, अब जब हमने उससे एल्यूमिनियम बनाया तो वो बॉक्साइट पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब हम एल्यूमिनियम को उससे चाहे बर्तन बनाए या दूसरे उपयोग में लाए, उसको रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन हम फिर से बॉक्साइट को नहीं ला सकते। तो इसलिए हमारी पृथ्वी ने हमें जितने भी बहुमूल्य उपहार के रूप में जो संसाधन दिए हैं, उनका हमें बहुत सोच समझकर विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना होगा। इसका तीसरा प्रकार देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप की हम बात कर रहे हैं। तो स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार हैं। पहला व्यक्तिगत है, दूसरा सामुदायिक है, फिर राष्ट्रीय संसाधन है और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। तो व्यक्तिगत संसाधन कैसे हो गए, या कौन कौन से व्यक्तिगत संसाधन हुए? तो जैसे आप अपने जिस मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं, जिस कॉपी में आप लिखते हैं, जिस पुस्तक को आप पढ़ते हैं, जिस स्कूटी से आप स्कूल जाते हैं, ये सभी, या जिस घर में आप रहते हैं, ये सभी आपके क्या होंगे? व्यक्तिगत संसाधन हैं। बिना परमिशन के कोई दूसरा व्यक्ति उसे उपयोग नहीं कर सकता। वो ऑनरशिप के हिसाब से या स्वामित्व के आधार पर क्या है, वो खुद आपका है, आपका स्वामित्व है, उस संसाधन पर आपका ही अधिकार है।
तो ये हो गया व्यक्तिगत संसाधन। अब कुछ सामुदायिक संसाधन होते हैं, जैसे गांव का तालाब हो गया, शहर में हम बात कर लें पार्क हो गया। तो भाई जैसे पार्क की हम बात कर रहे हैं तो पार्क तो सामुदायिक संसाधन हो गया, क्योंकि सिर्फ यदि आप जा रहे हैं वहाँ पर तो सिर्फ एक आपका ही अधिकार नहीं होगा। उस लोकेलिटी में उस मतलब जितने भी लोग उस स्थान पर रहते हैं वो सभी उस पार्क में घूमने जा सकते हैं, सभी का उस पर अधिकार है। तालाब के पानी का उपयोग करने का एक समुदाय विशेष का जो है वो अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होगा। तो या हम गांव में चारागाह भूमि की बात कर लें तो उस पर किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार नहीं है कि भाई फला व्यक्ति ही जाएगा वहां पर अपने पशुओं को चराने के लिए। वो गांव के जितने भी लोग हैं उस चारागाह भूमि पर समान रूप से सभी लोगों का अधिकार है कि वो उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सभी जो संसाधन हैं वो सामुदायिक संसाधन के उदाहरण हो गए। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन मतलब नेशनल हाईवेज हो गया, डैम हो गया, सड़कें हो गई, ये रेल मार्ग हो गया, ये सभी आपके क्या हैं, राष्ट्रीय संसाधन हैं। तो भाई ऐसे तो जितने भी संसाधन किसी देश में मौजूद हैं, उपस्थित हैं, वो सभी राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, क्योंकि सरकार को ये अधिकार है कि लोगों की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए वो किसी भी संसाधन का अधिग्रहण कर सकता है। आपने सुना ही होगा कि कोई रेल लाइन बिछाने के लिए या हाईवे बनाने के लिए किसी भी किसान या लोगों की ज़मीन को सरकार जो है वो खरीद लेती है। हाँ, बदले में वो उसे उनका जो मुआवजा है वो उसे प्रदान करती है, लेकिन वो लोगों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए उस ज़मीन का अधिग्रहण कर सकती है, उसे अपने अधिकार में ले सकती है। तो ये सभी तो राष्ट्रीय संसाधन होंगे ही। इसके साथ ही साथ हम लैंड की बात कर रहे थे, जलीय हिस्से में भी, जैसे ये आपका भारत है, भारत का आपको दक्षिणी हिस्सा हमें पता है कि एक प्रायद्वीप है, तीनों ओर से जलभाग से घिरा हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि कोई भी राष्ट्र जो है वो उससे लगा हुआ जो उसका तटीय क्षेत्र होता है, जैसे अभी हम बात कर ले हिंद महासागर की या बंगाल की खाड़ी की या अरब सागर की, तो इन तीनों ही सागरों का जो हिस्सा है उसमें भारत का जो अधिकार है वो 12 नॉटिकल मील तक होता है, 22.2 किलोमीटर अप्रॉक्स। हम समुद्र की सीमा को, जैसे हम रोड की जो सीमा होती है, सड़क मार्ग की जो सीमा होती है, हम उसे किलोमीटर में उसको मापते हैं, वहीं वैसे ही हम जब समुद्र की सीमा का मेज़रमेंट हमको करना होता है तो हम उसे नॉटिकल माइल से मापते हैं। तो भारत का जो अधिकार है या किसी भी राष्ट्र का जो अधिकार है उससे लगे हुए जो तटीय सीमा होती है उसमें 12 नॉटिकल मील तक होता है। वो उसमें उपस्थित जितने भी संसाधन हैं उस पर उसका पूरा अधिकार होता है, वो उन संसाधनों का दोहन कर सकता है। तो जो लैंड के अलावा हमने देखा कि समुद्र में भी 12 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है वो राष्ट्र की संपत्ति होती है, राष्ट्र का, किसी देश का संसाधन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो होता है, जैसे अभी हमने समुद्री सीमा की बात की थी, तो उसमें 12 नॉटिकल मील तक तो किसी पर्टिकुलर देश या राष्ट्र का स्थान होता है। फिर 200 नॉटिकल मील तक जो है वो EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसके बाद 200 माइल के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसे हम ओपन सी या खुला सागर कहते हैं, और यहाँ पर किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का कोई अधिकार नहीं होता है, कोई स्वामित्व नहीं होता है, और यहाँ पर जितने भी जो संसाधन उपस्थित हैं उनका प्रयोग करने के लिए, उसके उपयोग के लिए किसी भी राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो होती हैं उनसे परमिशन लेनी होती है, और उनके परमिशन के बिना वहाँ पर जो संसाधन उपस्थित होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये हो गए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम बात करते हैं विकास के स्तर के आधार पर। भाई संसाधनों का विकास हम करते हैं
तो वो संसाधन कितनी विकसित अवस्था में है। उस आधार पर हम इसका जो वर्गीकरण करते हैं तो 3 प्रकार हैं इसके। पहला संभावी भंडार, दूसरा विकसित संसाधन और तीसरा है संचित कोष। संभावी भंडार की हम बात करते हैं या संभावी संसाधन की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं ऐसे संसाधन जो उपस्थित हैं और हमें पता भी है कि ये संसाधन हमारे पास है और उस संसाधन का प्रयोग करने के लिए हमारे पास तकनीक या प्रौद्योगिकी भी जो है वो भी हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन वर्तमान समय में हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गए संभावी संसाधन। जैसे कि राजस्थान, गुजरात, हमें मालूम है कि राजस्थान और गुजरात में जो है वो बहुत पर्याप्त मात्रा में सूर्य की किरणें मिलती हैं, तापमान अधिक रहता है वहाँ का, और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि वहाँ पर बहुत तेज़ गति से हवाएं भी चलती हैं। तो उस सूर्य के प्रकाश से हम सोलर एनर्जी बना सकते हैं और उन तीव्र चलने वाली हवाओं से हम पवन ऊर्जा का भी निर्माण कर सकते हैं। लेकिन हमें मालूम तो है कि हम उन हवाओं से पवन ऊर्जा बना सकते हैं, सोलर एनर्जी जो है वो निर्मित कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी अपनी तकनीक को उतना विकसित नहीं किया है कि हम उनका प्रयोग कर पाएँ। फिर हम देखते हैं दूसरा, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं कि हमें पता है कि यहाँ पर संसाधन उपस्थित है और उस संसाधनों को प्राप्त करने के लिए हमने तकनीक भी विकसित कर लिए है और उसका प्रयोग भी कर लिया है, मतलब उस संसाधन को अपने उपयोग में भी ले आए हैं। तो ये हो गए आपके विकसित संसाधन। फिर है आपका संचित कोष। संचित कोष में हम देखेंगे कि हमें पता तो है कि ये संसाधन है और इससे ये चीज़ जो है वो उत्पन्न की जा सकती है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि हम जो बहता हुआ जल है उसमें बांध बनाकर, डैम बनाकर बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, जल प्रपात से हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ों को हमें पता है कि ये संसाधन है, हमारी तकनीक भी है हमारे पास, लेकिन हमने उसे विकसित भी हो गया है, लेकिन हम अभी उसे उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम उसे हम कह सकते हैं कि संचित रूप, भंडार के रूप में हमने रखा है, ताकि जब हमारे पास और संसाधनों की कमी होगी तब हम भविष्य के लिए इन संसाधनों को सुरक्षित रखे हुए हैं और तब इनका इन फ्यूचर देखा जाएगा कि इनका प्रयोग किया जाए या ना किया जाए। तो ये हो गया आपके विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो संसाधन होते हैं इनका एक और वर्गीकरण है, जिसके अंतर्गत है पहला भौतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। तो भौतिक संसाधन के आधार पर जो हमने बात की थी ना, नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन, उसमें भी जो है चक्रीय और अचक्रीय संसाधन। अब इनके अलावा मानवीय संसाधन में हमें पता है कि मनुष्य खुद एक संसाधन है, तो इस मनुष्य की भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, संरचनाएं होती हैं, एज स्ट्रक्चर वाइज है, मेल है, फीमेल है, अलग अलग एज स्ट्रक्चर के लोग होते हैं। तो इस आधार पर, और दूसरा है आपका संरचना और अवस्था के आधार पर मानवीय संसाधन का वर्गीकरण है, और दूसरा है योग्यता के आधार पर या मात्रा के आधार पर। तो भाई हम देखते हैं ना कि हमारे मानव समुदाय में अलग अलग योग्यता वाले और अलग अलग मात्रा में उपस्थित हैं। जैसे डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर की योग्यता अलग है, वो कम मात्रा में है। उससे ज़्यादा जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी योग्यता और अधिक है और वो और बहुत कम मात्रा में है। इसके बाद इंजीनियर्स, उनसे अधिक मात्रा में हैं। और फिर हम बात करें कि जो और निम्न श्रेणी के लोग हैं जिनकी योग्यता और बहुत कम है, वो बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित हैं। तो ये जो मानवीय संसाधन होते हैं इनका भी हम संरचना, अवस्था और योग्यता और मात्रा के आधार पर विभाजन करते हैं। तो ये हो गई बात हमारे संसाधनों के वर्गीकरण की। बच्चों, जब हम संसाधनों के विकास की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत सारे खनिज संसाधन, शक्ति संसाधन, ऐसे ही बहुत सारे संसाधन प्रदान किए हैं, कीमती संसाधन, जिसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि अभी वर्तमान विकास की अवस्था को हम प्राप्त
कर पाए हैं। और प्रकृति ने जो इतने संसाधन हमें प्रदान किए हैं, या इन संसाधनों के द्वारा ही जो हम विकास के इस स्तर को प्राप्त कर रहे हैं, उसे हम पर्यावरणीय स्रोत कार्य, एनवायरमेंटल जो है सोर्स फंक्शन कहते हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि इन संसाधनों का विकास हम कैसे करें या इनका उपयोग कैसे करें। अगर हम अंधाधुंध विदोहन करेंगे तो हम पतन की ओर चले जाएंगे विकास से, क्योंकि ये पहली बात तो ये कि ये हमारे पास पर्याप्त नहीं है, और दूसरी बात ये कि यदि हम गलत तरीके से इन संसाधनों का विदोहन करेंगे तो ये हमें विकास के विपरीत पतन की तरफ लेकर चले जाएंगे। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम सोच समझकर विवेकपूर्ण ढंग से इन संसाधनों का प्रयोग करें, और साथ ही साथ हमारे दिमाग में ये भी होना चाहिए कि इन सभी संसाधनों को हम वर्तमान के लिए ही नहीं, भविष्य के लिए भी हमें इसे सुरक्षित रखना है। इसीलिए जब हम संसाधनों के विकास की बात करते हैं तो हम एक टिकाऊ खुशहाली या टिकाऊ विकास की बात करते हैं, या जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संपोषणीय विकास की बात करते हैं। संपोषणीय विकास का अर्थ होता है कि संसाधनों का ऐसा उपयोग, ऐसा विदोहन जिसमें हम वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करें ही, और साथ ही साथ हम भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का समुचित उपयोग, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें, जिसे हम टिकाऊ विकास भी कहते हैं, संपोषणीय विकास के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, पर्यावरणविदों ने एक अध्ययन किया और उसमें ये पाया कि हम देखते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो तो प्रकृति ने हमें दी हैं, और प्रकृति में खुद में इतनी क्षमता होती है कि वो ऑटोमेटिक बैलेंस कर ले, खुद को स्वतः ही नियंत्रित कर लेता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब भी हम बात करते हैं, हम नदियों के जल को प्रदूषित कर रहे हैं, तो ये नदियों का जल जो प्रदूषित हो रहा है, जब वो ये प्रदूषण जो है वो घरेलू उपयोग के द्वारा हो रहा है, तो जितना घरेलू अपशिष्ट के माध्यम से जो नदी या झीलों का या तालाबों का पानी जो गंदा होता है, तो इसमें जो उपस्थित कीड़े मकोड़े या जो मछलियाँ होती हैं वो खुद ही इसे आहार बना लेती हैं, और नदियों का पानी जो है वो स्वच्छ हो जाता है। तो एक सीमा तक ही ये जो कार्य जो है वो होता है। एक क्षमता होती है प्रकृति की भी खुद में बैलेंस करने की, जिसे हम सिंक कैपेसिटी कहते हैं या सिंक क्षमता कहते हैं। वो ऐसे कि जैसे हमने अभी नदियों के जल का या कोई भी जल जो है, या हम कहें कि कोई भी संसाधनों के स्वतः नियंत्रित करने की उदाहरण के लिए हमने लिया था कि जब तक हम घरेलू अपशिष्ट को प्रवाहित कर रहे हैं नदियों में, तो वो जो बहाए गए अपशिष्ट हैं या प्रदूषित पदार्थ जो हैं वो स्वतः ही जो है वो सिंक कर लिए जाते हैं, छान लिए जाते हैं। हमने कहा ना कि भाई जो उसमें मछलियाँ या जो जीव जंतु होते हैं वो उसे अपना आहार बनाकर जो नदियों का जल है वो फिर से स्वच्छ हो जाता है। लेकिन जो फैक्ट्रियों के द्वारा अपशिष्ट बहाया जाता है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये प्रकृति के सिंक कैपेसिटी या सिंक क्षमता के बाहर हो जाता है। मतलब उसमें नदियों के जल की मात्रा से ज़्यादा, अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं नदियों में जो जल की मात्रा है उससे ज़्यादा अवसाद जो है वो उसमें जमा हो गए हैं, जो उन नदियों के सिंक कैपेसिटी के ऊपर हो गया है। तब प्रकृति में खुद इतनी क्षमता नहीं रह जा रही है कि वो उसे स्वतः नियंत्रित कर ले। तो हम देखेंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर नदियों का जो पानी है वो नाले का पानी बन गया है, या वो नदियाँ जो हैं वो नाले की जगह ले ली हैं। जैसे स्पेशली हम बात करें हमारे गंगा नदी की, और कानपुर के आसपास जो उसकी स्थिति है वो हमें नाले से कम जो है वो दिखाई नहीं देती। वहाँ पर हमें लगता है कि ये कोई नदी नहीं, कोई नाला जो है वो बह रहा है, क्योंकि आप आसपास जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो दिल्ली हैं, यूपी के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, पूरे जो वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र हैं उन सभी का अपशिष्ट या जो कचरा है वो नदी में बहा दिया जाता है, जिससे गंगा नदी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है।
अब ऐसे ही हम देखें कि जब तक हम पर्यावरण में धुएं की बात कर रहे हैं, तो जब तक जो घरेलू ईंधन प्रयोग किया जाता है या चूल्हा जो जलाया जाता है, उससे निकलने वाला धुआं जो है वो इस प्रकृति के सिंक कैपेसिटी के अंदर होता है, वो स्वतः ही शुद्धिकरण हो जाता है वातावरण में। लेकिन जब हम फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं की बात करें, कारखाने से निकलने वाले धुएं की बात करें, तो ये धुआं जो है वो इतना विषैला और इतना जहरीला होता है कि प्रकृति के पर्यावरण के सिंक कैपेसिटी के बाहर हो जाता है और फिर ये पूरे पर्यावरण को जो है वो प्रदूषित कर देता है। तो संसाधनों के जब हम विकास की बात कर रहे हैं, तो हमें विकास को इस अवस्था में करना है, इस प्रकार से इसका उपयोग करना है कि हमारे पर्यावरण को, हमारी प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए हम विकास के हर पड़ाव को पार करें। एक उदाहरण लेते हैं, केरल का एक गांव है, केरल के उत्तरी क्षेत्र में कासरगोड नाम का एक गांव है, एक क्षेत्र है, और वहाँ पर ये देखा गया, वहाँ जो काजू की फसलें उगाई जा रही थी, तो उसमें कीड़ों का जो है वो प्रकोप हो गया। तो उस बीमारी से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए वहाँ पर एंडोसल्फान नाम के जो कीटनाशक है उसका प्रयोग किया गया 1976 में, 1976 में। और इस कीटनाशक के छिड़काव के कारण ये देखा कि सरकार ने उस समय लगभग 15,000 एकड़ में इस एंडोसल्फान कीटनाशक का छिड़काव किया, और उसके कारण 25 वर्षों तक ये छिड़काव कार्य किया गया। और इस छिड़काव कार्य के कारण, या हम ये कहें कि इस कीटनाशक के प्रभाव के कारण, वहाँ पर कासरगोड के आसपास के लगभग जितने भी 11 ग्राम पंचायत थे, उन 11 ग्राम पंचायत के जो कृषक हैं उस पे इस एंडोसल्फान का बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम जो है वो दुष्प्रभाव देखने को आया। और वहाँ के कृषकों में मानसिक जो है वो शारीरिक बीमारियां हम कहें, विकलांगता जैसी बीमारी, शारीरिक विकृतियां और भी बहुत सारी गंभीर बीमारियों की चपेट में वहाँ के जो किसान हैं वो आ गए। और इतना अधिक दुष्प्रभाव देखने के बाद फिर इस कार्य पर रोक लगानी पड़ी, और न्यायपालिका की शरण में जाने के बाद जो न्यायपालिका ने इस पर निर्णय दिया कि इसके छिड़काव कार्य को रोका जाए, और उन किसानों को उसके एवज में कुछ मुआवजा भी जो है वो दिया गया। तो फिर ऐसा विकास कार्य हमारे किस काम का कि हम जो इस विकास कार्य को कर रहे हैं, या अंत में जो इस विकास से परिणाम मिलेगा जिसका उपभोग हम खुद मनुष्य कर रहे हैं, वो खुद ही इसकी चपेट में आ जाएंगे, तो हम किस विकास का उपभोग करेंगे, है ना। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता या सावधानी रखनी होगी कि हम अपने इस विकास को संपोषणीय विकास की तरफ आगे लेकर जाएं। जितने भी संसाधन हमारे पास सीमित मात्रा में हैं, जो अनवीकरणीय हैं, उनका सोच समझ कर प्रयोग करें, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए हम उन्हें सुरक्षित रख पाएँ, और साथ ही साथ उनके विकल्पों की भी खोज करें। ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पर ही उनका प्रयोग किया जाए, और साथ ही साथ जो हम इतना औद्योगिक विकास कर रहे हैं उसे हमें पर्यावरण की सिंक कैपेसिटी, सिंक क्षमता के अंतर्गत ही, या हम कहें कि सिंक कैपेसिटी को ध्यान में रखकर ही ये जो है वो विकास कार्य करना चाहिए। तभी हम एक संपोषणीय विकास को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं संसाधन प्रबंधन पर। भाई विकास संसाधन है तो हम विकास कर रहे हैं, और चूंकि ये असीमित मात्रा में तो नहीं है, ये संसाधन हमारे पास सीमित मात्रा में है, तो इनके एक मैनेजमेंट और प्रबंधन करने की ज़रूरत जो है वो हमको है, ताकि हम इन संसाधनों को सुरक्षित रख पाएँ। बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे कि हमारी पृथ्वी पर जो उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं उनके संरक्षण की महती आवश्यकता है, बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि हम उनका संरक्षण करें, नहीं तो हम उन्हें भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए नहीं बचा पाएंगे। तो इस पर चिंता तो पहले ही की जा चुकी है, हम प्राचीन समय से ही देखेंगे तो इस पर बहुत सारे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें गांधी जी के जो विचार हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।
उन्होंने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता को कुछ इस प्रकार अपने शब्दों में व्यक्त किया है। उन्होंने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच को संतुष्ट करने के लिए नहीं। हमारे पास पेट भरने के लिए तो काफी कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि वाकई हमारी पृथ्वी पे जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, वो हमारी जनसंख्या की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन अगर हमारा लालच बढ़ता जाएगा तो हम पृथ्वी के भूगर्भ को चाहे जितना ही छलनी कर दे, लेकिन हम अपने लालच की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत जो है वो 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। उसके बाद हम आ जाते हैं 1974 में, और 1974 में शूमेसर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल इस विषय पर उन्होंने गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की थी। इसके बाद हम देखते हैं ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट आया। इन्होंने वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूल आधार पर योगदान प्रदान किया, और इस आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसका शीर्षक था हमारा साझा भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर। और सबसे पहली बार हम कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट में ही सतत पोषणीय विकास की बात की गई थी। और ये ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट जो है वो 1987 में आया। तो हम देख रहे हैं कि क्रमशः हर दशक में जो है वो संसाधनों के संरक्षण की बात जो है की गई थी। अब इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद जो हमने बात की कि हमारा साझा भविष्य या आवर कॉमन फ्यूचर, इस पुस्तक के शीर्षक के बाद इस रूप में ये प्रकाशित हुआ। उसके बाद इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान जो है वो रियो डी जेनेरो, मतलब ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, और वहां पर 1992 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इस पृथ्वी सम्मेलन में जो रियो डी जेनेरो में 1992 में आयोजित किया गया, तो इसमें महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी थी। तो जून 1992 में 100 से भी अधिक देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। इसमें हम देखते हैं सम्मेलन का जो आयोजन है वो विश्व स्तर पर जो उभरता हुआ एक मुद्दा था, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास, इन दोनों ही समस्याओं का हल ढूंढने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में जितने भी राष्ट्रों के अध्यक्ष या नेता एकत्र हुए थे, उन्होंने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि एजेंडा 21 क्या है, तो आइए हम जानते हैं एजेंडा 21 के बारे में। एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो, जहां पर पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, वहां संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में विभिन्न राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा स्वीकृत किया गया था, या हम कहें कि इसे सहमति प्रदान की गई थी इस घोषणा को। और इस घोषणा का एक उद्देश्य था, महत्वपूर्ण उद्देश्य, वह उद्देश्य था सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। हम कह सकते हैं ये जो घोषणा जिसे स्वीकृति प्रदान की गई थी, एजेंडा 21, ये एक कार्यसूची है और इसका उद्देश्य है समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना या उसका हल ढूंढना, इस समस्या का समाधान ढूंढना। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है
कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। जो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था और जो घोषणा पत्र तैयार किया गया एजेंडा 21, उसमें ये बात कही गई थी कि विश्व स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो तैयार हो ही रहा है, लेकिन प्रत्येक देश जो है वो अपने देश में स्थानीय स्तर पर और स्थानीय निकाय पर अपना स्वयं का एक स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, जिससे हम इस घोषणा में जितनी भी बातें कही गई हैं उस पर जल्दी से जल्दी और सतही तौर पर अमल में इसे ला सकें। अब हम बात करते हैं संसाधन प्रबंधन पर। भाई विकास संसाधन है तो हम विकास कर रहे हैं, और चूंकि ये असीमित मात्रा में तो नहीं है, ये संसाधन हमारे पास सीमित मात्रा में है, तो इनके एक मैनेजमेंट और प्रबंधन करने की ज़रूरत जो है वो हमको है, ताकि हम इन संसाधनों को सुरक्षित रख पाएँ। तो उसके लिए हम कुछ उपाय, कुछ तरीके अपना सकते हैं जिनसे हम इन संसाधनों का या रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम पहला देखते हैं वैकल्पिक संसाधनों पर जोर। वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हमारे पास जो सीमित मात्रा में है कोयला, पेट्रोलियम, ये हमारे पास बहुत सीमित मात्रा में है। हमें पता है कि एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, और ख़त्म तो नहीं होंगे, मैंने कहा कि कोई भी संसाधन ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन इनके बनने में, इनके निर्माण की प्रक्रिया में इतने करोड़ों वर्ष लग जाते हैं कि ये हमारी पहुँच तक है ही नहीं, तो हमारे लिए समाप्त प्राय ही कहे जाएंगे। तो जैसे कोयला, पेट्रोलियम की हमने बात की, तो हम देखेंगे कि इनकी जगह हमें पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत का हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा, संसाधनों का नवीकरण करना। मतलब हमें अपने संसाधनों को नवीकरण करने की ज़रूरत है। जैसे उद्योगों से निकलने वाला कचरा या अपशिष्ट है, या घरेलू कचरे या अपशिष्ट हैं, इन सब का हम पुनर्चक्रीकरण करके प्रयोग कर सकते हैं। जल का पुनर्चक्रीकरण कर सकते हैं। इन सभी के प्रयोग के द्वारा हम जो है संसाधनों के नवीकरण की प्रक्रिया से, रिसाइकल की प्रक्रिया से अपने संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद हम देखें संसाधनों का समुचित उपयोग। संसाधनों का समुचित जो प्रयोग भी किया जाना चाहिए, जिससे हम अपने संसाधनों को संरक्षित रख सकते हैं। जैसे जितनी आवश्यकता है हमारी, उतनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम ये प्रयोग करें। हम देख रहे हैं कि लगातार जो जनसंख्या है इसका दबाव बढ़ता जा रहा है, और हर जनसंख्या को सुख सुविधाओं की चीज़ें चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना ही होगा। तो इसके हिसाब से हमें इन संसाधनों को बहुत ही बैलेंस्ड रूप में, विवेकपूर्ण तरीके से, समुचित रूप से हमें इनका प्रयोग करना होगा। अब संसाधन प्रबंधन के विषय पर हम एक उदाहरण पर बात कर लेते हैं कि संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित कौन कौन से हमें और नए मौके मिल रहे हैं, रास्ते मिल रहे हैं, और इससे संबंधित कौन कौन सी चुनौतियां जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। तो इसी संदर्भ में हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र जो है ये हमारे भारत में पंजाब के हरिके बांध से एक नहर निकाली गई है, और ये जो नहर है ये थार मरुस्थल से होती हुई मतलब पाकिस्तान की सीमा के समानांतर जो है वो प्रवाहित होती है। इस नहर की जो मुख्य नहर की हम बात करें तो मुख्य नहर की लंबाई 650 किलोमीटर है, और इसके अन्य जो उपनहर इस मुख्य नहर से निकाले गए हैं, उन उपनहरों के साथ यदि हम इसकी लंबाई को देखें तो ये 9060 किलोमीटर है। कुल इस इंदिरा गांधी कमान नहर क्षेत्र की पूरी सिंचाई क्षेत्र की हम बात करें तो ये 20 लाख हेक्टेयर जो है ये इसका टारगेट रखा गया है। ये कमान नहर क्षेत्र जो विकास कार्य है इसकी शुरुआत जो है ये दो चरणों में हुई है, और हम चरण 1 की बात करें या चरण 1 की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो 1960 से हुई, और उसके बाद चरण 2 की शुरुआत जो है वो 1980 से हुई है।
ये एक ऐसा विकास कार्य या ऐसा विकास परियोजना कार्य था, क्योंकि हमें पता है कि राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वो पूरा एक रेतीला क्षेत्र है, और ऐसा रेतीला क्षेत्र कि हमको मरुस्थल ही मरुस्थल जो है वो वहाँ से नज़र आता है, या बहुत से जो हम कहें कि रेतीले टीले जो हैं, रेत के जो टीले हैं वो हवा के माध्यम से, हवा की दिशा में जो है वो स्थानांतरित होते रहते हैं। इतना शुष्क क्षेत्र है जहाँ का टेम्परेचर, तापमान जो है वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है। औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा भी यहाँ पर बहुत कम है, लगभग 10 मिलीमीटर तक ही यहाँ पर वार्षिक वर्षा हो पाती है। तो इस क्षेत्र का विकास कार्य करना जो है ये सरकार के सामने एक चुनौती थी। तो इसके विकास के लिए उन्होंने, जैसा हमने बताया कि 1960 में 2 चरण में इसका विकास कार्य पूरा करना था। पहला 1960 में हुआ पहला चरण, और दूसरे चरण की शुरुआत हो गई 1980 में। और इस नहर के बन जाने से या इस नहर कार्य के शुरू होने से ये फ़ायदा हुआ कि जो पहले इस क्षेत्र में चना, जौ, बाजरा इसकी ही खेती होती थी, क्योंकि हमने कहा ना तापमान बहुत अधिक रहता था और वार्षिक वर्षा की मात्रा यहाँ पर बहुत ही कम है। एक शुष्क क्षेत्र, शुष्क और बहुत अधिक तापमान वाला। तो इसके कारण इस नहर के बन जाने से अब ये देखने में आ रहा है कि यहाँ पर जो गन्ना है, या हम गेहूं की बात करें या चावल की बात करें, इन सभी फसलों की भी जो खेती है वो यहाँ पर अब की जाने लगी है। लेकिन ये तो हो गए मौके कि हमने एक संसाधन का प्रयोग करके यहाँ पर विकास कार्य को आगे बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर बहुत अधिक सघन सिंचाई होने से हमारे सामने एक चैलेंज आ गया है। और इतनी अधिक सिंचाई, मतलब सिंचाई की मात्रा जो है वो बहुत अधिक होने से यहाँ पर मृदा लवणता की या क्षारीयता की जो समस्या है वो उत्पन्न हो गई है, क्योंकि मृदा में यहाँ पर बहुत अधिक सिंचाई होने के कारण लवणता की मात्रा भी बहुत अधिक हो गई है। तो हम ये देखते हैं कि हम जब भी संसाधनों के माध्यम से विकास कार्य कर रहे हैं, बहुत से मौके हमें मिलते हैं जिनसे हम अपना विकास कार्य कर पाएँ, लेकिन इसके साथ ही साथ उस कार्य के साथ ही हमें एक जो चैलेंज है, ये चुनौती भी जो है वो हमारे सामने आ जाती है। तो दोनों ही तरीके से हम इसे बैलेंस करके हमें चलना है और अपने संसाधनों का विकास करना है, और इन संसाधनों के विकास के साथ ही साथ हमें अपने विकास के भी नए आयाम को गढ़ना है। लेकिन हमें संपोषणीय विकास को हमेशा ध्यान में रखना है जब भी हम संसाधन का नियोजन कर रहे हैं, उसके विकास की बात करते हैं। तो बच्चों, बोर्ड परीक्षा के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है 2-3 प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनेंगे। जैसे संसाधनों का वर्गीकरण है, तो अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई नवीकरणीय संसाधन क्या है या अनवीकरणीय संसाधन है क्या है। और जब फुल क्वेश्चन यदि ये पूछ रहा है तो पूरे संसाधनों के वर्गीकरण को आपको एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ आपको बताना होगा। पूछा जा सकता है आपको कि जो हमने संसाधन प्रबंधन की बात की, तो विकास कार्य का इंदिरा गांधी कमान नहर क्षेत्र के बारे में। यह आपसे पूछा जा सकता है कि संसाधनों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए। तो ये सभी चीज़ें जो हमने एक एक करके इन पर चर्चा की थी, उसको बहुत बारीकी से आपको पढ़ना है और उदाहरण देते हुए आपको अपने उत्तर को देना है।